जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। गुनगुन और शिवम, कोमल, पंकज, ज्योतिपाल, राकेश, कविता, आशीष नागर, विवेक, संजना, निशुपाल, पुनीत शर्मा, आशु दीक्षित, अफसरून, वेदिका, निशु पटेल, अर्जुन सहरावत, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पर। और अब कितने प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं एक बार बताइए। तो आप सब लोगों का रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप रिवीजन को टाइम से करेंगे। तो अब 3 सेट बचेंगे जिनको हम करेंगे। मंडे यहाँ रहेंगे नहीं, हमने आपसे कहा था। ट्यूसडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इस तरह से हमारे अगले थर्सडे तक 30 सेट हो जाएंगे। और उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छा रिवीजन उसका करेंगे। बहुत बढ़िया जी, सबको पता है 3 है, फिर ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। लिखेंगे जी, उससे पहले पिछले के आंसर्स बताएंगे मुझे रिवीजन क्वेश्चंस के। पहले पैरालंपिक पदक विजेता कौन है तीरंदाजी में? किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबरनामा की शैली क्या है? और आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? और क्योटो प्रोटोकॉल किस ईयर में हुआ? किस ईयर में हुआ? तो क्या बोलेंगे? पहले पैरालंपिक विजेता हैं हरविंदर। रोज का सेट रोज रिवाइज करके आया करो, तभी आंसर कर सकते हैं। किला ए कूना किसकी है? ये शेर शाह सूरी की है। किसकी है? शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, शेर शाह सूरी ने। और बाबरनामा की शैली क्या है? ये है मुबैयान। क्या है? मुबैयान बाबरनामा की शैली है। और किस भाषा में लिखी है उसने इसको? चगताई तुर्क में लिखा है। क्या बोलेंगे? चगताई तुर्क में। आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? तो वो है अर्जुन देव। क्या बोलेंगे? वो है अर्जुन देव, आपका अर्जुन देव है। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? आपका 1997 में हुआ था। एक बार स्कोर दिखा दें शुभम भाई हमें, स्कोर दिखा देंगे एक बार। बोलेंगे नवीन भैया की छुटकी 5 स्कोर है, शिखा पांडे 5 है, ओकियो अर्जुन लिख रहे हैं, सतवीर सिंह 3 स्कोर है, अमित दहिया 5 स्कोर है, चीनू सिंह 4 हैं, कोमल 5 पर हैं, एसएससी हनुमान 4 पर हैं। वेरी गुड, बहुत शाबाश। शुरू करते हैं आज के सेट को। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। एकदम से क्रीम मटेरियल है। निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत के अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ की में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पहले तो एक बार मुझे बताइए, छऊ कितने राज्यों में होता है? तो क्या कहेंगे? 3 राज्यों में होता है। 3 राज्यों में होता है। केदारनाथ साहू आपका, गोपाल प्रसाद दुबे, सुधनरा नारायण सिंह देव, या मकर ध्वज दरोगा होंगे? मकर ध्वज दरोगा इनको मिला था झारखंड छऊ के लिए। किसके लिए? झारखंड छऊ के लिए मिला था। और किस ईयर में मिला था? 2011 में। कई साथी गोपाल प्रसाद दुबे से कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना इनका 2011 का पद्मश्री है और इनका भी छऊ में है। क्या बोलोगे? इनका भी छऊ में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता सकता है क्या? 1981 में उनको पद्मश्री मिला था और छऊ से ही है। क्या नाम है? गंभीर सिंह मुंडा। क्या बोलेंगे? गंभीर सिंह मुंडा। एसएससी बहुत बार रिपीट कर चुकी है, गंभीर सिंह मुंडा। इनको साथ ही क्या मिला है आपका? पद्मश्री। पद्मश्री 2000, सॉरी 1981 में पद्मश्री इनको मिला है। 1981 में, 1981 में, 1981 में। किसके लिए जाने जाते हैं? छऊ के लिए ही जाने जाते हैं। नेपाल चंद्र सूत्रधार, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेपाल चंद्र सूत्रधार, बताओ, ये तो हाल ही में चर्चा में रहे थे। इनको पद्मश्री किस वर्ष में मिला? तो इनको पद्मश्री मिला है आपका 2024 में। किसके लिए मिला? छऊ के लिए ही मिला है, छऊ के लिए ही मिला है। नेक्स्ट, संगीतकार श्यामामणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? संगीतकार श्यामामणि देवी किससे संबंधित है? उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश से? भैया उड़ीसा से हैं श्यामामणि देवी। बहुत चर्चा में रहे थे। पद्मश्री 2022 पूछे भी बहुत जाते हैं। श्यामामणि देवी पद्मश्री 2022। पश्चिम बंगाल की गायिका हैं अलका याग्निक। क्या बोलोगे? अलका याग्निक कहाँ की हैं? वो पश्चिम बंगाल की हैं। आप हमें बताओ, आप हमें बताओ, एक बहुत चर्चित नाम है अलका याग्निक। एक नाम आप बताओ, आशा भोसले कहाँ की निवासी हैं? आशा भोसले, जिनको साथी आपका लगान मूवी में बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड भी मिला था। आशा भोसले, क्या बोलोगे? पद्म विभूषण मिला था 2008 में। ये भैया महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। और बेस्ट सिंगर का अवार्ड इनको किस मूवी के लिए मिला था? बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था इनको किसके लिए? लगान मूवी के लिए। किसके लिए? लगान, लगान मूवी के लिए इनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था, लगान मूवी के लिए। मालिनी अवस्थी बताइए। मालिनी अवस्थी,
ये साथी किससे संबंध रखती हैं? मालिनी अवस्थी का संबंध किससे है? तो मालिनी अवस्थी का संबंध है आपका भोजपुरी से। किससे? ये भोजपुरी गायिका हैं। क्या बोलोगे? भोजपुरी गायिका। कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं भोजपुरी गाने? बताओ जी फटाफट से। भोजपुरी गायिका होगी। पापनासम शिवम किससे संबंधित है? पापनासम, पापनासम शिवम का संबंध किससे है? जिनको पापनासम सिवान भी कई बार कहा जाता है, तो ये कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित हैं। और इनको पद्म भूषण मिला है। क्या बोलोगे? पद्म भूषण मिला है 1972 में। कब मिला है? 1972 में मिला था, इसीलिए चर्चित हैं। एक है असगरी बाई। असगरी बाई का संबंध किससे है? असगरी बाई है ध्रुपद गायिका। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ध्रुपद संगीत है ये किससे संबंध रखता है? हिंदुस्तानी कि कर्नाटक से? बोलो। हिंदुस्तानी से संबंध रखता है ये या कर्नाटक से संबंध रखता है? किससे? कर्नाटक से संबंध रखता है। एक नाम आता है शमशाद बेगम का। किसका? शमशाद बेगम का नाम आता है। और शमशाद बेगम क्या है? ये फोक सिंगर है, लोक गायिका है। कौन है ये लोक गायिका है। एक पूछी जाती है एस जानकी। एस जानकी ये साथी क्या है आपका? क्या बोलोगे? तो एस, ये आपका साथी गायकी से संबंधित है। एस जानकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है, वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1987 में किसके द्वारा की गई थी? 1987 में। बोलेंगे जी वन संरक्षण के लिए मेधा पाटकर, वंदना शिवा, बाबा आमटे या फिर आपका रीता बहुगुणा। तो याद रखने ना, ये वंदना शिवा ने शुरू किया था। क्या बोलोगे? वंदना शिवा ने। मेधा पाटकर को किसके लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। किसके लिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन इनकी बुक है और अपने ही नाम से है बुक। मेधा पाटकर, क्या बोलोगे? उन्होंने बुक लिखी थी नमस्ते, नमस्ते मेधा पाटकर के नाम से। बाबा आमटे बहुत चर्चित हैं। बाबा आमटे को कहते हैं भारत के आधुनिक गांधी। भारत के आधुनिक गांधी यानी कि मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत के आधुनिक गांधी। बताओ किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था? तो इन्होंने एक आश्रम बनाया था आनंद वन। क्या बोलोगे? आनंद वन के संस्थापक हैं ये। आनंद वन के संस्थापक हैं। और इन्होंने क्या काम किया था? जितने लोग भी आपका लेप्रोसी से इफेक्टेड होते हैं, यानी कि कुष्ठ रोगों से जो पीड़ित लोग हैं उसके लिए इन्होंने काम किया था, उसके लिए काम किया था। मुझे बताओ चिपको आंदोलन, उसका वर्ष और नेतृत्व दोनों पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बताओ एक बार। चिपको आंदोलन किस वर्ष का है और किसने इसको लीड किया था? तो चिपको आंदोलन के लिए नाम आता है 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल। एक आपका क्या बोलोगे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या बोलेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है किसके लिए? चिपको आंदोलन के लिए। बिश्नोई आंदोलन बताओ किस वर्ष में चला था? बिश्नोई, बिश्नोई मूवमेंट जो चला था ये किस वर्ष में चला था? ये सब आपका पर्यावरण या उससे संरक्षण से संबंधित है। 1700 ईस्वी में चला था। ठीक है। एक साइलेंट वैली, क्या बोलोगे? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन चला था। ये बताओ किस जगह चला था? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस जगह चला था? जगह कौन सी थी? तो वो जगह थी आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। और ये चला था 1978 में। एक पूछा जाता है आपसे अप्पीको या अप्पीको भी बोलते हैं, अप्पीको आंदोलन या एप्पीको आंदोलन, ये किस वर्ष का है? तो ये कर्नाटका में चला था। कहाँ पर चला था? कर्नाटका में चला था। और किस वर्ष का है आपका? 1983 का है। कब का है? 1983 का है अप्पीको आंदोलन। क्या बोलेंगे? अप्पीको क्या बोलेंगे? अप्पीको आंदोलन है। तो क्या बोलेंगे जी? आपका अप्पीको आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? जिनको पद्मश्री मिला है और पहले खिलाड़ी हैं, बोलेंगे भी फटाफट से। पहले खिलाड़ी हैं कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ हैं। बलबीर सिंह दोसांझ। क्या बोलोगे? ये आपका कौन थे? ये एथलीट थे, एक एथलीट थे। ये बात याद रख लेना, बलबीर सिंह दोसांझ थे। धनराज पिल्ले ऑप्शन डी को देखिए, ये आपका पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न मिला था। पहले हॉकी खिलाड़ी, पहले हॉकी के प्लेयर हैं जिनको साथी क्या मिला था? आपका खेल रत्न पुरस्कार मिला था। खेल रत्न पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है बोलोगे जी? खेल रत्न पुरस्कार में मिल्खा सिंह, इनको याद रख लेना, कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मिला था। किस वर्ष में मिला था? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल में
पहला गोल्ड पाने वाले इंडियन है ये। और पहला गोल्ड इनको मिला था 1958 में, 1958 में मिला था, 1958 में। मुझे बताइए आप, पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? पद्मश्री पाने वाली पहली पहली जो एक्ट्रेस हैं, पहली अभिनेत्री कौन है? तो पहली अभिनेत्री का जब नाम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नरगिस दत्त हैं, जिनका बदला हुआ नाम है नरगिस दत्त। नाम तो इनका था फातिमा रशीद। क्या बोलोगे? असली नाम क्या था इनका? फातिमा रशीद था। क्या था? दिखाएं भाई, क्या कह रहे हैं ये? ऊपर दिखाओ, जो आपने डिस्ट्रैक्टेड किया, ये क्या कह रहे हैं बताओ जी। सर 10 जून को बुक ऑर्डर किया था, लेकिन अभी भी डिलीवरी की सूचना नहीं मिल रही है। दोस्त, बुक आपके पास, मैंने कहा जिसके पास पहुंचेगी, 25 हम डेट दे चुके हैं, अब उसके बारे में रोज बात नहीं करेंगे बच्चों। रिक्वेस्टिंग टू यू, हमने कह दिया ना आपसे 25 से पहले पहुंच जाएगी। अगर आपका ऑर्डर रहा लेकिन कोई आपका पिन कोड फाउंड नहीं हो रहा है या कोई इशू है, तो वो आपका ऑर्डर फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है? और जो आपका ऑर्डर कैंसिल होगा फिर उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते ना कुछ। अगर ऑर्डर फाउंड नहीं हो पा रहा है या कोई इशू है आपका प्रोवाइडर के द्वारा या आपका जहां पर उसको पहुंचाना है, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जी, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? कुश्ती मैट की जो मोटाई होती है वो कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? कुश्ती आप जानते हो जनरली तो मिट्टी पे हो जाती है, वैसे आपका इंटरनेशनल में कहाँ पर होती है? तो वो मैट पर होती है, मैट पर। बताओ जी। तो मैट पर तो किसके बीच में होनी चाहिए? 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में उसकी मोटाई होनी चाहिए। जो आप लोग जानते होंगे, बीच में होता है एक रेड जोन। क्या होता है? तो रेड जोन का व्यास कितना होता है? तो जो रेड जोन होता है वो होता है 1 मीटर का, 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का, ठीक है? 1 मीटर का होता है। और इसमें जो बाहर की तरफ सुरक्षा क्षेत्र होता है, जिसको हम सिक्योरिटी जोन बोलते हैं, सुरक्षा क्षेत्र, तो सुरक्षा क्षेत्र कितना होता है इसमें? 1.5 मीटर होता है। क्या होता है? 1.5 मीटर होता है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये फोटो आप देख लेना, टोटल आपको पता चल जाएगा सुरक्षा क्षेत्र क्या है, सेंट्रल में क्या है। ओके, नेक्स्ट है। 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? कब? 2010 में। किसने जीता था? गीता फोगाट ने, सुशील कुमार ने? जी भैया, सुशील कुमार ही थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पाने वाले। और सुशील कुमार, याद रख लेना, इन्होंने 2 ओलंपिक में, क्या बोलोगे? 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, क्या बोलोगे? 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। जीतने वाले पहले भारतीय। किस किस मेडल जीता था इन्होंने? किस किस ओलंपिक में जीता था? क्या बोलोगे? पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय। तो किस किस आपका ओलंपिक में जीता था आपको पता होना चाहिए। वो 2 ओलंपिक कौन से हैं? तो एक तो 2008 का बीजिंग था और एक 2012 का लंदन था। 2012 यहाँ पर इनका आया था ब्रॉन्ज, और 2012 में इन्होंने जीता था सिल्वर। किस वेट कैटेगरी में खेलते थे सुशील कुमार? तो याद रख लेना, ये 66 केजी जो फ्री स्टाइल है उसमें खेलते थे, 66 केजी में, 66 केजी में। ये तो हुए पुरुष। अगर मैं आपसे पूछूं भारत की महिला पहलवान कौन है? बोलो भाई, बोलो जी। महिला पहलवान फटाफट से बताएंगे। महिला पहलवान कौन है जिन्होंने ओलंपिक में जीता था? महिला जिन्होंने कुश्ती में जीता था, महिला कुश्ती में इन्होंने जीता था, कुश्ती में जीता था, ठीक है? महिला जिन्होंने कुश्ती में जीता था वो थी साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक। किस ईयर में जीता था साक्षी मलिक ने? बताइए। तो साक्षी मलिक ने किस ईयर में? आपका 2016, जो रियो ओलंपिक था। कहाँ पर? रियो ओलंपिक में जीता था, और इनका मेडल आया था आपका कांस्य। क्या बोलोगे? कांस्य इनका मेडल आया था, ये बात याद रख लेना। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत के लिए जो पहला व्यक्तिगत पदक है वो भी कुश्ती में आया था, और हम पूछेंगे किस वर्ष में आया था, किस ईयर में आया था? बताएंगे अभी फटाफट से, किस ईयर में आया था? ये सब लोगों का आंसर होना चाहिए, फटाफट से बताएंगे। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए भैया। साइलेंट वैली को एक बार देख लीजिए, साइलेंट वैली में क्या हुआ? साइलेंट वैली केरल में क्या हुआ? बताइए जी फटाफट से। साइलेंट वैली चिप्पो, क्या बोलेंगे आपका? साइलेंट वैली आंदोलन 1973 से 78 चला था। नहीं नहीं, हमने एंडिंग ईयर लिख दिया है साथी, से शायद आप कंफ्यूज होंगे। 1973 शुरुआत और 1978 इसका अचीवमेंट है। 2 फेस में चला था, 73 और 78। तो हाँ, अगर हम शुरू कह रहे हैं तो 1973 कहना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए।
अगर हम कह रहे हैं शुरू कब हुआ तो 1973 कहना ही हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमने आपको सबके शुरू लिखवाए हैं, सबके शुरू लिखवाए हैं, ठीक है। अच्छा, गीता फोगाट की अगर हम बात करें, गीता फोगाट को किसके लिए जाना जाता है, तो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण जीता था इन्होंने, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था इन्होंने, और पहली महिला बनी थी। पहली कैसी महिला, पहली भारतीय महिला, ऑल ओवर नहीं, पहली भारतीय महिला ये बनी थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाओ। क्या कहेंगे, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एसएसी बोलते हैं उसको, एसएसी कहाँ पर है, एसएसी। सर आप माइक ऑफ ना किया करो, हम भी सुने कैमरे के पीछे की जिंदगी कैसी है। अरे नहीं, माइक ऐसी सूचनाओं के लिए ऑफ करना पड़ता है जैसे आपको नहीं बतानी। मान के चलो कोई आए किसी चीज़ के लिए, कुछ पूछा उसने, तो अब तुम्हें अगर बता दिया बिगर माइक बोले, अगर वो चीज़ बोल दी, तो फिर आपको लगेगा ये किस बात के लिए था, फिर आपके दिमाग में वो डाउट पैदा होगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए जो है माइक बंद करना पड़ता है, ऐसे नहीं यार कुछ भी बोल दे मतलब तुम्हारे सामने, तो वो कैमरे के पीछे की ज़िंदगी तुमको नहीं पता चलेगी, कैमरे के पीछे की ज़िंदगी नहीं पता चलेगी, बल्कि उसके बदले में तुम्हें डाउट पता चलेगा, डाउट हो जाएगा तुमको, है ना, उल्टा कन्फ्यूज ही आ जाओगे कि हुआ क्या है। क्या क्या बोलेंगे, एसएसी कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में, बंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, या फिर अहमदाबाद में। भैया अहमदाबाद में होगा, कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में। डीआरडीओ कहाँ पर है मुझे बताओ फटाफट से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इसरो कहाँ पर है, इसरो बताइए, इसरो है बंगलुरु में। इसरो कब बना था, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। कब, 15 अगस्त 1969 को बना था। श्रीहरिकोटा में क्या है, यहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या होता है भैया यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या होता है, तो भैया यहाँ से आपका लॉन्च पैड है, यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष केंद्र में, इसको बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, एचडीएससी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम में क्या है, विक्रम साराभाई, कौन है, विक्रम साराभाई, इनके नाम से आपका अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, क्या है, अंतरिक्ष केंद्र, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ओके, एचएएल भी बहुत पूछा जाता है, बताओ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस वर्ष में बना था, तो 23 दिसंबर 1940 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी है आपका बंगलुरु में, कहाँ पर है, बंगलुरु में है, बंगलुरु में। मुझे बताओ एंट्रिक्स कब बना था, अगर हम आपसे पूछ लें एंट्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में, तो एंट्रिक्स बना था 1992 में, 1992 में। ये क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपका इसरो की चीज़ों को, इसरो के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कॉमर्शलाइज करता है, क्या करता है, कॉमर्शलाइज करता है। तो एंट्रिक्स 1992 में बना, 92 में, 1992 में। भारत के संदर्भ में आईजीएमडीपी क्या है, आईजीएम किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको किसने विकसित किया था, किस व्यक्ति का योगदान है इसमें, तो ये लॉन्च प्रोग्राम है, एक लॉन्च प्रोग्राम है। और इसके जो जनक थे, इसको शुरू किया गया था छठे 5 ईयर प्लान में 1983 में। इसके जनक थे एपीजे अब्दुल कलाम, कौन, अब अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इसके कौन थे साथी, जनक थे। और इसमें भारत ने कितनी, इस प्रोग्राम पर भारत ने 5 मिसाइल बनाई हैं, क्या बनाई हैं, 5 मिसाइल बनाई हैं भारत ने। और वो 5 मिसाइल कौन कौन सी हैं आपकी, पृथ्वी है, पृथ्वी इसी पर डिजाइन हुई, अग्नि मिसाइल आपका, त्रिशूल, आकाश और नाग, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल को बनाया है, आकाश और नाग मिसाइल को बनाया है, किस टेक्नोलॉजी पर, आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इसको बनाया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोले जी, आगे आएंगे। भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है, बोलेंगे अभी फटाफट से, जिसको आरटीआई से बाहर नहीं रखा गया है,
क्या बोलेंगे, आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है। तो आरटीआई जानते हो, पहली बात तो बताओ आरटीआई एक्ट जो आया था वो किस ईयर में आया था। हमने आपको बताया था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आरटीई 2009 का है जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। वो राइट टू एजुकेशन है। आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या एविएशन रिसर्च सेंटर को बाहर रखा गया है, हाँ जी। रॉ की सूचनाएं दे दोगे क्या, नहीं। कंपटीशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसको नहीं, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आईबी देखो, जो भारत के आपका एविएशन डिपार्टमेंट है, रिसर्च है, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको बाहर रखा गया है, लेकिन कंपटीशन ब्यूरो ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया है। ठीक है, कंपटीशन ब्यूरो ऑफ इंडिया को। अच्छा, सीबीआई, सीबीआई इसको भी नहीं। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी बताओ, 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अधीन होता है, बहुत पूछा जाता है, गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा आईबी की स्थापना कब हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1887 में, 1887 में। ठीक है, जो आपका कंपटीशन ब्यूरो ऑफ इंडिया बना वो बना 2003 में। कब, 2003 में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना R&AW की 1968 में। और सिविल रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना हुई थी 1963 में सीबीआई के साथ ही। एविएशन रिसर्च सेंटर, एविएशन रिसर्च सेंटर। आरटीआई कब का है बताइए, आरटीआई 2005 का है, 2005 का है। कब लागू हुआ था, तो लागू होने की डेट है 12 अक्टूबर 2005। क्या बोलोगे, 2005। मुझे बताओ आरटीआई के संस्थापक किसको कहा जाता है, आरटीआई के फाउंडर कौन है, आरटीआई के संस्थापक हैं आपका वीपी सिंह जी। कौन है, वीपी सिंह, वीपी सिंह। क्योंकि इसके लिए जो काम शुरू हुआ था ना आरटीआई के लिए, वो जमीनी स्तर पर 1994 में ही शुरू हो गया था, 1994 में ही, है ना, 1994 में। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, पहले इंडियन पिनल कोड होता था, अभी हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो इसकी धारा 377, धारा 377 होती थी इसमें, उसको बोलते थे समलैंगिकता का कानून। समलैंगिकता को अपराध माना जाता था पहले। समलैंगिकता समझते हो ना, पुरुष हो के तुम पुरुष से शादी कर लो, महिला हो के तुम महिला से शादी कर लो। यानी कि जो कम्युनिटी है हमारी LGBTQ, L4 क्या होता है, लेस्बियन, G4 क्या होता है, गे होता है, B4 होता है बाइसेक्सुअल, आपका T4 होता है ट्रांसजेंडर, और Q4 होता है क्वेश्चनिंग क्वियर, जिसके व्यवहार का पता ही ना चले, पता ही ना चले। ओके, तो ये क्या है, इन्होंने बोला समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो कौन थी वो, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। क्योंकि ये दोनों ही क्या थी, ये दोनों ही कपल थी, दोनों की दोनों आपस में कपल थी दोनों की दोनों। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था, पहला जो साथी क्या बोलो, पहला जो टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू किया वो भारत में शुरू किया था मेजर जेम्स रेनल ने। इसी ने भारत का नक्शा भी बनाया शुरुआती दौर में। और कहाँ पर शुरू किया था इसने, बंगाल में। कहाँ पर, सर्वेक्षण पहला बंगाल में हुआ था भारत में। अगर मैं आपसे पूछूं सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1767 में, 1767 में। अगर आपसे पूछ ले पहली बार ये छपा कब था, पब्लिश कब हुआ था, पहला बार ये मुद्रित हुआ था आपका, इसकी डिजिट उल्टी कर दो, 1776 में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का वहीं पर है जहाँ पर वन विभाग का है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बताओ, जहाँ पर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो कहाँ पर आएगा इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, देहरादून में है। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। यानी कि आपका प्राचीनतम जीवाश्म में कौन सी चीज मिली थी, बोलेंगे भी फटाफट से। जो ओल्डेस्ट फॉजिल मिला तो उसमें मिला था आपका क्या, मानव की खोपड़ी मिली, स्कुल मिला है। मानव खोपड़ी समझते हो, मानव खोपड़ी अर्थात स्कुल की प्राप्ति हुई है। किसकी, स्कुल की प्राप्ति हुई है। और ये कहाँ से, ये प्राप्त हुआ है आपका हथनौरा से। कहाँ से, हथनौरा से प्राप्त हुआ है। और हथनौरा पड़ता है आपका होशंगाबाद जिले, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, इसकी खोज किसने की थी और किस राज्य में बताइए, तो इसकी खोज की थी, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलोगे, आपका नाम था, अरे मैं नाम भूल गया था, चर्चित नाम है यार, मुझे बताओ एक बार, आप लोग याद दिलाएंगे। भीमबेटका की खोज, भीमबेटका की खोज 56-57 में, जहाँ पर हरे और आपका लाल रंगों के बारे में उन्होंने बताया, भीम के बैठने का स्थान। VS वाणक्कर, क्या नाम है उनका, वी एस
वाणक्कर, ठीक है, वीएस वाणक्कर, उनका इन्होंने खोज की थी। कब पूछी जाती है? 1957 में खोज हुई थी, 1957 में खोज हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं से खूब क्वेश्चन आता है कि इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को में। तो यूनेस्को में ये 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वीएस वाणक्कर ने इनकी खोज की थी। दमदमा, दमदमा से कुछ मिला? नहीं पता जी, दमदमा से क्या मिला। अब हम आपसे पूछते हैं नर्मदा मैन का किससे संबंध है? नर्मदा मैन, नर्मदा मैन कहा जाता है आपका जो साथी खोपड़ी मिली थी, क्या मानव खोपड़ी मिली थी, उसको कहा जाता है नर्मदा मैन। और ये कहाँ पर आपका, इसका मतलब था जो आपका, जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, आदि मानव, उसमें थे होमो इरेक्टस। क्या था? होमो इरेक्टस वर्ग का था ये नर्मदा मैन। किस वर्ग का था? होमो इरेक्टस वर्ग का था। पाषाण युग जानते हो, स्टोन एज, पाषाण युग को, पाषाण युग यानी कि जो पत्थर का युग था, तो उसको कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं? कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं? तो आप कहोगे उसको पहले तो बांटा जाता है पुरापाषाण में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में, ओल्ड स्टोन एज में। एक उसको आपका मिडिल स्टोन एज में, मध्य पाषाण काल में। और एक उसको न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक पीरियड भी जिसको हम कहते हैं, नव पाषाण काल में बांटा जाता है। मुझे बताओ पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी क्या पुरापाषाण काल में? सारे दोस्त बताए, क्या आग की खोज हुई थी, हाँ या ना? डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था, हाँ जी। नव पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्या बोलेंगे इसमें, पहिए की खोज हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आप कहेंगे जी भैया पहिए की खोज हुई थी। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की? जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या पुराना जो मनुष्य था उसने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की थी? तो सबसे पहले जो धातु उसने प्रयोग की थी वो थी तांबा। क्या थी? तांबा सबसे पहली थी। लेकिन मिश्र धातु पूछ लेगा तो कांसा कह देंगे। क्या कह देंगे उसको? फिर हम बोल देंगे कांसा। पहली मिश्र धातु। अगर पूछेगा धातु, क्योंकि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज धातु नहीं है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, इसलिए धातु में उत्तर नहीं लिखना है उसका कभी भी, ठीक है। सबसे पहले धातु। सबसे पहले उन्होंने कौन सा ग्रेन यूज किया था? सबसे पहले अनाज कौन सा यूज किया था बताओ? फर्स्ट यूज्ड ग्रेन वाज जौ। क्या था उनका? जौ का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जौ का। और ये लगभग 5000 साल पहले की बात है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ पर मिले? गर्त निवासों के यानी कि आपका साथी जो गर्त में लोग निवास करते थे, यानी कि पिट ड्वेलिंग। गर्त समझ रहे हो? गड्ढे में, गड्ढे में लोग रहते थे, गड्ढा खोद के बचने के लिए कि जानवर वगैरह उनको ना देख ले। पहले ऊपर स्ट्रक्चर नहीं बनता था, तो क्या बोलेंगे ये कहाँ पर? बुर्ज होम में मिले, हाँ जी। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है बताइए, किस राज्य में है? गुफ्फर कलाल में मिले, हाँ जी, दोनों में मिले हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जम्मू और कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से हैं दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। तो यहाँ से गर्त के निवास मिले, कुचई महागढ़ा से नहीं मिले। तो एक और दो बन जाएगा। क्या बनेगा? एक और दो बन जाएगा। देखो जो पुराना पुरापाषाण काल था, ओल्ड स्टोन एज था, पुरापाषाण काल में मनुष्य कहाँ पर रहता था बताओ? पुरापाषाण काल में मनुष्य कहाँ पर रहता था? तो वो नदी के किनारे रहता था, नदी तट अधिवास बोलते हैं उसको। रिवर बैंक हैबिटेट कहा जाता है, रिवर बैंक हैबिटेट था उसका। क्या था? रिवर के बैंक पर रहते थे हैबिटेट बना के। लेकिन फिर क्या हुआ आपका? फिर आपका नव मध्य पाषाण काल आएगा। फिर मध्य पाषाण काल में वो कहाँ पर रहे? मध्य पाषाण काल में वो रहे आपका गुफाओं में, शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स जिनको हम बोलते हैं, शैलाश्रय में अधिवास किया उन्होंने। और जैसे जैसे आधुनिक समय नव पाषाण काल की तरफ बढ़े तो वो रहने लगे गर्त में। कहाँ पर? गर्त में, यानी कि पिट ड्वेलिंग इसको बोलते हैं, पिट ड्वेलिंग। और इसके बाद में जो ताम्र पाषाण काल आया, तांबे का जब काल आया, तो ताम्र पाषाण काल में उन्होंने बनाए कच्चे और पक्के मकान। क्या? कच्चे और पक्के मकान बनाए, सॉरी, कच्चे और पक्के मकान उन्होंने बनाए, कच्चे और पक्के मकान बनाए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे झील से संबंध आता है हमारा, तो झील के किनारे जो पहला कृषि स्थल मिला, क्या बोलेंगे? फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड इन बैंक ऑफ लेक। एक झील के किनारे जो कृषि स्थल मिला वो कहाँ पे मिला था? झील के किनारे कृषि स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? झील के किनारे, झील के किनारे जो साथी आपका कृषि स्थल मिला, एक एग्रीकल्चर लैंड मिला, वो साथी कहाँ पर मिला था? एट द बैंक ऑफ लेक। तो ये मिला था आपका लहुरा देव में। और लहुरा देव कहाँ पर स्थित है बताओ, किस राज्य में? तो लहुरा देव आपका यूपी में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। आपसे पूछे व्यवस्थित कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, व्यवस्थित कृषि के, व्यवस्थित कृषि के
प्राचीनतम साक्ष्य, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ मैनेज्ड एग्रीकल्चर, व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताओ। प्राचीनतम साक्ष्य तो ये मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और यही मेहरगढ़ है जहाँ से पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, पालतू भैंस का, एक डोमेस्टिक बफेलो का, पालतू भैंस का साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है। मानव समाधान जो आपका ह्यूमन बुरियल था, मानव समाधान के साथ में कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है बताओ। मानव समाधान के साथ में कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये कहाँ पर चर्चित है बताएंगे जी फटाफट से। ऑप्शन ए बुर्ज होम एकदम से सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, बुर्ज होम में मिला था। कहाँ पर मिला था, बुर्ज होम में मिला था। बहुत ठीक आंसर दिया है हे पार्थ ने। हे पार्थ, रथ को ले चलो बच्चों की तरफ। आगे आएंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और बताना है चनहुदड़ो, हड़प्पा, कुंतासी और हुलास। क्या बोलेंगे, चनहुदड़ो। इसके लिए पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, तो चनहुदड़ो नहीं, सॉरी, ये पूछा है आपका फसल कौन सी है, तो चनहुदड़ो से कौन सी फसल की प्राप्ति हुई, तो कौन सी, चनहुदड़ो से सरसों की प्राप्ति हुई। किससे, सरसों की प्राप्ति हुई। हड़प्पा से तिल की प्राप्ति हुई। कुंतासी से कोदो की प्राप्ति, और हुलास से धान की प्राप्ति हुई। क्या बोलेंगे, धान की प्राप्ति हुई, धान की। तो क्या बन जाएगा, 4 1 2 3 बन जाएगा, 4 1 2 3 बन जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा की खोज कब हुई थी, पहला शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज बताओ। हड़प्पा की जो साथी आपका खोज हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और वो की थी किसने, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी का नाम जाता है एक्सकेवेशन यानी उत्खनन इन्होंने किया था। अगर मुझे बताओ मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई, मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं क्या, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो 1922 में। इसके खोजकर्ता कौन थे, आर डी बनर्जी थे। कौन थे, आर डी बनर्जी। बताओ किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, ये दोनों थे आपका सिंधु रिवर के किनारे। किसके, सिंधु नदी के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ डेड इसको कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड इसको कहा जाता है। हड़प्पा पूछे तो प्रथम नगरीय सभ्यता यही है, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है, तो वो यही है, वो यही है। अगर मैं पूछूं धौलावीरा को किस चीज़ के लिए जाना जाता था बताओ, धौलावीरा को जाना जाता था, खोज तो हुई इसकी 1967-68 में। क्या बोलोगे, 67-68 में, और इसकी खोज की थी आपका जेपी जोशी ने। हालांकि उत्खनन किसने किया था, उत्खनन बिष्ट ने किया था। और ये धौलावीरा जाना जाता है जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो कितने टीलों में विभाजित थे, तो आप कहोगे भैया वो 2 टीलों में विभाजित थे। कितने में, 2 टीलों में। लेकिन हम आपसे पूछें ऐसा कौन सा नगर है जो 3 टीलों में बटा हुआ था, 3 माउंड में बटा हुआ था, तो वो धौलावीरा था। कौन सा था, धौलावीरा था। धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया बताओ, तो धौलावीरा बना था 40वां स्थल, और ये बना था आपका 2021 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर जो आपका ग्रेट बाथ था, विशाल स्नानागार, ये कहाँ से मिला बताओ, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं, तो विशाल स्नानागार ये मिला था हमको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और क्या था इसका, 11 गुणा 8 गुणा 2.43, लगभग में याद रखना है आपको, है ना। ये क्या थी, ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी, और ये थी इसकी गहराई। लेकिन क्या ये सबसे बड़ी इमारत था, आप कहेंगे नहीं। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बताओ, सबसे बड़ी जो साथी आपका बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है ग्रेट ग्रेनरी को, यानी कि जो विशाल अन्नागार था। क्या मेजरमेंट था उसका, विशाल अन्नागार का क्या मेजरमेंट था, तो आप कहोगे भैया 45 मीटर उसकी लगभग में लंबाई थी और 15 मीटर उसकी चौड़ाई थी। लगभग में आई, किस में है, लगभग में। तो अगर हम बोले तो ये 45.71 थी और ये 15.23 थी, लेकिन आपको याद रखनी है परीक्षा के लिए लगभग में, किस में याद रखनी है, लगभग में याद रख लेनी है। क्या बोलते हैं इसको, अन्नागार, यानी कि अन्न के कलेक्शन के लिए इसको रखते थे वो, अनाज के इकट्ठा करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता
कि किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल, नाव का चित्र मिला या मॉडल मिला? कालीबंगन या रोपड़ से, हड़प्पा और कुटडी से, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिली थी आपका, घरों में, क्या बोलोगे, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि आपका रिमेन्स ऑफ वेल्स इन हाउसेस, ये कहाँ से मिले? ये मोहनजोदड़ो से मिले। लोथल की अगर हम बात करें, लोथल कहाँ पर स्थित है बताओ जरा? यहाँ पर मिला साथी आपको स्त्री पुरुष समाधान, यानी कि एक मैन वुमेन बुरियल मिला था यहाँ से, स्त्री पुरुष समाधान, समाधान ये कहाँ से मिला था? लोथल गुजरात से मिला था। लोथल गुजरात से मिला था। कालीबंगन से क्या मिला है बताओ? कालीबंगन से मिले हैं जुते हुए खेत। क्या मिले हैं? प्लोइंग फील्ड्स, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। और यहीं कालीबंगन से मिला है आपका पिट फायर, क्या बोलोगे इसको? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्निकुंड, तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ, कालीबंगन से। अच्छा मुझे बताओ, लोहे के उपकरण कहाँ से मिले थे? आयरन इक्विपमेंट्स, लोहे के उपकरण कहाँ से मिले? तो वो मिले थे आपका, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? वो मिले थे अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से मिले, जो कहाँ पर है आपका? यूपी के एटा में स्थित है। लोह उपकरण। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? हॉर्स रिमेन्स। हॉर्स रिमेन्स कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो वो मिले थे सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से मिले थे, सुरकोटड़ा से। मुझे बताओ, कॉपर चैरेट कहाँ से मिला? कॉपर चैरेट का मतलब है आपका ताम्र रथ की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ताम्र रथ मिला था आपका दाइमाबाद से। दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। क्या बोलोगे? ताम्र रथ हो गया आपका। चावल की भूसी, जिसको पैडी हस्क कहा जाता है, पैडी हस्क कहाँ से मिला था? चावल की भूसी मिली थी आपका रंगपुर और लोथल से। कहाँ से? रंगपुर लोथल से प्राप्त हुई है आपका चावल की भूसी। आपसे पूछ ले किसान का हल कहाँ से मिला था? किसान का हल कहाँ से मिला? तो ये मिला था बनावली हरियाणा से। कहाँ से? बनावली से मिला था किसान का हल, जिसको बोलते फार्मर पिलो। फार्मर पिलो कहाँ से मिला? वो साथी बनावली से मिला, बनावली से मिला था। ओके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ या फिर बैल? तो याद रख लेना, बैल उस पर अंकित नहीं है। हाथी, गेंडा, बाघ और आपका भैंसा उस पर अंकित है। कौन है? भैंसा उस पर अंकित है। ठीक है, भैंसा। अगर मैं पूछूं, जो मोहनजोदड़ो से साथी मोहर मिली, जो भी यहाँ से सील मिली है, उनका आकार क्या होता था? वो चौकोर आकार की होती थी, स्क्वायर शेप की होती थी। क्या बोलोगे? स्क्वायर शेप की होती थी। और किससे बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। उस टाइम पर आपका निर्मित होती थी सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से ये निर्मित होती थी, सेल खड़ी से निर्मित होती थी, सेल खड़ी से। ओके। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? देखो, बाकी सब्जेक्ट पर हमने बहुत कमांड बना ली थी, लेकिन हिस्ट्री का हमारा प्राचीन इतिहास, इसलिए हमने उसके क्वेश्चन बढ़ाए हैं। जो सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया है उसके हमने क्वेश्चन नहीं रखे हैं। थम्स अप करें जी, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर जीएस सुधा बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें लेटर थोड़े छोड़े हैं। देखो, अगर दोस्त उसके लेटर बड़े कर देते ना हम, क्योंकि हमको देना था एक ही किताब में आपको सारा कंटेंट, ताकि आपको बार बार ऐसा ना हो कि, क्योंकि मैं स्टैटिक जी के आपको पहले दे चुका था, तो उसके बाद से था कि भैया सबके जो है सारी चीज़ों का एक बुक आए, जिस एक बुक में सब कुछ हो। ठीक है, क्योंकि जीएस निधि आपका ऑब्जेक्टिव बुक थी, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बुक है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्त, अगर मैं उसको पूरे आकार में रखता तो वो लगभग 1000 पेज का किताब बनता फिर। ठीक है, 1000 नहीं तो 800 पेज का कम से कम बनता। और जैसे ही उसका वेट बढ़ता तो उसका प्राइस फिर 500 से कम रखवाना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता। और इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना था कि भाई प्राइस उसके 500 ना पहुँच के वो 199 में पहुँचाना था। ये मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा था। मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखोगे उस पर बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है उस बुक में, और जब आप उसका कंटेंट पढ़ लो, अभी नहीं तो मतलब ऐसे आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी आप उसका कंटेंट देख लो, कोई भी टॉपिक पाओगे, तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि दोस्त, कभी भी भविष्य में कोई किताब उससे अच्छी आएगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक की जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, जब अभी तक की जितनी भी किताबें, अगर सिर्फ एक किताब में जीएस की बात करें, तो आप किसी भी किताब से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और एकदम से ऐसे नहीं कि क्वेश्चन मार्क लगा करके, बे बाकी से आप उसको कंपैरिजन करें और आप देखेंगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो उसमें समाहित ना हो, जो उसमें समाहित ना हो। ये मेरी आपको गारंटी है। और अब मतलब उतने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो
और बाकी आप सब जैसा चाहें वैसा है। आगे आए तो क्या बोलेंगे, सुत कांगेडोर ये साथी आपका दास्क रिवर पर है। सुत कांगेडोर कौन सी दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है बताएंगे भी फटाफट से। सुत कांगेडोर दोस्त, मैं किताबों का नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई भी किताब अच्छी हो सकती है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई और किताब अच्छी लगती है, मार्केट में कोई और किताब आपके पास है, आप उसके साथ में कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर सही मायने में आप बिगर कंटेंट देखे ये कह दोगे ना किसी एक किताब को कि जी वो इससे बेहतर है, तो मैं ना तो आप अपनी बातों के साथ न्याय कर रहे हो, और फिर मैं भी उसी कैटेगरी में चला जाऊंगा कि कुछ भी आप बोल देते हो, और कुछ भी बोल देना ये अपने लिए चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। जो बातें सैद्धांतिक रूप से लागू हैं, मैं उसी बात को आपके सामने कैमरे पे कह सकता हूँ और वही कहूँगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैं कह नहीं सकता, कितना जबरन कोई प्रयास भी करे तब भी नहीं कह सकता, तो चिंता नहीं करनी है। ओके, मुझे बताओ साथी, ये नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। तो नॉर्थ स्थल किसको कहा जाता है, मांडा को। और मांडा कहाँ पर है आपका, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। किस रिवर के किनारे है दोस्त, चेनाब रिवर के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। साउथ में बताइए दोस्त, साउथ में कौन है आपका, तो साउथ में आता है दैमाबाद। किस राज्य में है दैमाबाद, जिसको दैमाबाद भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। ये किस नदी के किनारे है, तो दायमाबाद ये है आपका गोदावरी। गोदावरी की एक सहायक नदी है, गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। क्या नाम है उसका, गोदावरी की एक सहायक नदी है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, आप मुझे बताएं। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, क्या नाम है उसका, प्रवरा नदी है, प्रवरा रिवर के किनारे, प्रवरा ही है ना, प्रवरा उरवरा, हाँ प्रवरा रिवर के किनारे, प्रवरा। वेस्ट पे कौन है आपका, सुत कांगेडोर, और ये भारत में स्थित नहीं है, सुत कांगेडोर ये चला जाता है पाकिस्तान की तरफ। ये है आपका दाश्क रिवर में, कहाँ पर, दाश्क रिवर में। और ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट की, तो वो हो जाएगा आपका, ईस्ट की अगर हम बात करें दोस्त, ईस्ट में, ईस्ट में कौन सा है आपका, आलमगीरपुर। किस रिवर के किनारे है ये आपको बताना है। आलमगीरपुर ये है आपका उत्तर प्रदेश में, और किस रिवर के किनारे, किस रिवर के किनारे है ये फटाफट से बताएं। किस रिवर के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, बहुत खूब। किस रिवर के किनारे, यू आर परफेक्ट मैन, क्या बोलोगे, हिंडन नदी के किनारे है भैया, ये हिंडन नदी के किनारे। मुझे बताओ सबसे बड़ी हड़प्पा साइट कौन सी है, हड़प्पा साइट कौन सी है, सबसे बड़ी जो साथी हड़प्पन साइट है आपका, हड़प्पा साइट वो कौन सी है, सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है, तो हम कहेंगे वो कौन सा है, तो क्या बोलोगे, राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी में ही क्या बन रहा है यहाँ पे, हड़प्पा म्यूजियम बन रहा है, हड़प्पा म्यूजियम। अब मुझे बताओ स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा हड़प्पा, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, सबसे अधिक हड़प्पा साइट कहाँ पर खोजी गई हैं, सबसे अधिक हड़प्पा साइट हैं वो साथी याद रख लेना, गुजरात में खोजी गई हैं। कहाँ पर, गुजरात में खोजी गई हैं, गुजरात में खोजी गई हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नदी लिखी हुई है प्राचीन। झेलम नदी का प्राचीन नाम तुम मुझे बता सकते हो, जहाँ पर झेलम का युद्ध हुआ था, यूनानियों ने इसको हाइडोस्पीज लिखा, लेकिन हमारे साहित्य में इसका प्राचीन नाम क्या है वैदिक काल में, तो इसको बोलते हैं वितास्ता। क्या बोलते हैं, वितास्ता। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, नदियों के जो वैदिक नाम है, वेदों के समय उनके जो नाम थे उसको पूछ लेता है। जैसे हम भी आपसे पूछेंगे चिनाब नदी का क्या नाम था बताओ, चिनाब का पुराना नाम क्या था, चिनाब का, अभी तो चिनाब बोलते हो आप, पहले उसका नाम था अश्किनी। क्या नाम था, चिनाब रिवर का अस्किनी नाम था। रावी का बताओ, रावी का प्राचीन नाम क्या था, परुषणी। जिनको पता हुआ करे वो मन मन में बोला करो, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है। सतलज बोलो, सतलज का पुराना नाम क्या था, बहुत पूछा जाता है सतलज का, और झेलम का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सतुद्री। व्यास नदी का पुराना नाम बताओ, बिपाशा है, क्या बोलोगे, बिपाशा है, बिपाशा है। गोमती नदी का जो लखनऊ में है, गोमती नदी, इसका पुराना नाम बताओ, तो इसका पुराना नाम है गोमल। क्या है, गोमल। गंडक नदी जो है इसका पुराना नाम बताओ, गंडक का पुराना नाम है सदा नीरा। क्या बोलोगे, सदा नीरा। अच्छा, जब ऋग्वेद का समय था, जो वैदिक काल था, तो सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी वैदिक काल में, जो साथी सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है, तो वो माना गया है आपका सरस्वती को। किसको, सरस्वती को। और क्या संज्ञा दी गई है सरस्वती को, इसको जो आपका संज्ञा दी गई है वो दी गई है नदी तमा। नदी तमा इसको कहा जाता है, नदी तमा। देवी तमा यानी देवी के बराबर, और आपका माते तमा, माँ के समान, माते तमा, ये किसको माना गया है, ये सरस्वती नदी को माना गया है।
अब हम आपसे पूछेंगे ऋग्वेद में यमुना का जिक्र कितनी बार आया है और गंगा का जिक्र कितनी बार आया है। तो यमुना का जिक्र आया है व्यय में न, ऐसे याद रखना, 3 बार आया है, 3 बार। गंगा, गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया है। क्या बोलोगे? एक ही लेटर रिपीट हो रहा है, ग ग 1 बार आया है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, जरा आंसर करिए। ऋग्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद में क्या बताया गया है, सामवेद में आपका क्या बताया गया है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सी का हो जाएगा भैया 1, लेकिन सी का 1 किस में है? आपका 2 विकल्पों में है। तो विकल्प एलिमिनेट करना भी सीखिए। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण है, तंत्र मंत्र और वशीकरण है। ऋग्वेद की बात करें, इसमें स्रोत, पूजा की पद्धतियां बताई गई हैं, पूजा की पद्धतियां बताई गई हैं। ठीक है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, यजुर्वेद में क्या है आपका? तो यजुर्वेद में आपका स्रोत और कर्मकांड बताए गए हैं, सामवेद में आपका संगीत को बताया गया है। तो क्या बन जाएगा बताइए? 4 2 1 3 बन जाएगा, 4 2 1 3 बन जाएगा, 4 2 1 3। ठीक है। मुझे बताओ, सभी वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तुमको पता है? ब्राह्मण ग्रंथ पता है, नहीं पता है? ये पता होने चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, पूछ लेता है। पहले तो आप मुझे बताओ, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? वेद त्रयी में शामिल कौन सा नहीं है? तो वेद त्रयी मतलब 3 वेदों की जो संज्ञा दी जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं है वेद त्रयी में? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, कौन सा नहीं है शामिल? तो अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं है शामिल? तो अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, याद रख लेना। जैसे हमने कहा आपसे ब्राह्मण ग्रंथ, तो मुझे बताओ गोपथ ब्राह्मण किसका है? गोपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? तो गोपथ ब्राह्मण जो आता है साथी, गोपथ ब्राह्मण वो अथर्ववेद का। ब्राह्मण क्या है भैया? ये इसको समझाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए आसान भाषा में, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। एक आप मुझे बताओ, सतपथ ब्राह्मण किसका है? सतपथ, सतपथ ब्राह्मण किसका है? तो वो यजुर्वेद का है। किसका है? वो यजुर्वेद का है। और इसमें तीसरा सबसे चर्चित आता है ऐतरेय। क्या बोलोगे? ऐतरेय किसका है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका संबंध है ऋग्वेद से। क्या? ऋग्वेद से उसका संबंध है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग कितने हैं? वेद तो हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग कितने? वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। पुराण कितने हैं? पुराण, पुराणों की संख्या है 18। उपनिषद कितने? उपनिषद, बड़े उपनिषद पूछे तो 13। कुल उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। आगे आएंगे। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? सर्वाधिक लोकप्रिय, तो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या फिर आपका जगती है। तो क्या बोलोगे? त्रिष्टुप को सबसे चर्चित माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार, यानी कि 4253 बार इसमें प्रयोग हुआ है, 4253 बार। गायत्री की अगर हम बात करें तो ये 2467 बार प्रयुक्त हुआ है। तो त्रिष्टुप सबसे ज्यादा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऋग्वेद की लिपि क्या थी? किस लिपि में लिखा गया था ऋग्वेद को? तो ऋग्वेद की लिपि है ब्राह्मी। क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि है। और कितने मंडल हैं इसमें? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने हैं? सूक्त, सूक्त है आपका 1028। और ऋचाएं, कुल कितनी ऋचाएं हैं इसमें? कितनी कितनी ऋचाएं हैं? तो वो कही जाती हैं 10,552। कई बार 562 भी बोल देता, कई बार 548, 500 के आसपास देखने वाला। जो साथी आपका ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाला, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता था उसको कहा जाता था होत्र। क्या कहते हैं उसको? होत्र कहते हैं, होत्र कहते हैं। ये बात याद रख लेना। अच्छा, हम आपसे पूछे, ऋग्वेद में एक आता है 10 राज्य युद्ध, आता है 10 राज्य युद्ध आता है। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजा थे, इसमें राजा सुदास के खिलाफ लड़े थे सभी। तो ये आता है आपका परुष्णनी नदी के किनारे। किसके? परुष्णनी नदी के किनारे। परुष्णनी किसको बोलते थे? रावी को कहते थे। किसको? रावी को कहते थे। तो रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया था 10 राग का युद्ध। किसके? 10 राग का युद्ध इसके किनारे लड़ा गया था। ठीक है। ऋग्वेद में क्या तुम मुझे ये बता सकते हो सबसे ज्यादा मंत्र किस देवता के लिए हैं? किस देवता के लिए हैं? बताइए फटाफट से। देवनागरी नहीं होगा भैया, दशराग युद्ध 7वें में है, 7वें में है। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र कौन से में है फिर? गायत्री मंत्र कौन से में है? और जो 10 राग युद्ध हुआ था इसमें विजयी कौन रहे थे? सुदास विजयी रहे थे। कौन? सुदास विजयी रहे थे। भैया सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के लिए है, सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के लिए हैं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। गायत्री मंत्र भैया तीसरे में है। बहुत कमाल, बहुत कमाल।
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। देखिए हमारे यहाँ पे षड दर्शन कहा जाता है। कितने दर्शन है हमारे यहाँ? षड दर्शन। अगर आपको ज्ञान चाहिए किसी चीज़ का तो आपको दर्शन पढ़ने होंगे सारे। क्या पढ़ना होगा बताइए? दर्शन आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान चाहिए तो बाकी चीज़ें भी हैं दुनिया में, लेकिन दर्शन आपके समझ को विकसित कर देंगे। जो आपके सवाल हैं, जो हिडन क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर दर्शन से आपको मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया? ए बता रहे हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी वैशेषिक दर्शन कणाद का है। हाँ जी, कणाद की ही थ्योरी थी, जिसको बाद में किसने, जो आपका पार्टिकल थ्योरी है, फिर उसको बाद में अंग्रेजों ने यहाँ से लिया। सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है, कपिल मुनि का है। योग दर्शन आपका पतंजलि का है, और न्याय दर्शन गौतम मुनि का है। तो चार तो अभी भी बच गए। कौन कौन से? चार, सॉरी, चार तो हो गए, दो बच गए। एक मीमांसा दर्शन किसका है बताओ? मीमांसा दर्शन किसका है? तो मीमांसा दर्शन है जैमिनी का। किसका है जी? भैया मीमांसा दर्शन लिखा है जैमिनी ने। और वेदांत को, जिसको उत्तर मीमांसा भी हम कहते हैं, वेदांत दर्शन ये लिखा है आपका ऋषि व्यास ने। किसने लिखा है? ऋषि व्यास ने लिखा है। तो क्या बन जाएगा? 3 4 2 1। वेदांत को, इनको बादरायण भी कई बार कहा जाता है, कभी उस बात से कंफ्यूज है। बादरायण भी इनको कई बार कहा जाता है, बादरायण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? वेदांग की संख्या कितनी बताई हमने आपको? आपको 6 होती है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, 6 होते हैं। तो क्या बोलेंगे? शिक्षा, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष नहीं दिया हुआ, और आपका स्मृति कुछ नहीं होता, स्मृति नहीं होगा। शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प ज्योतिष, एक होता है ज्योतिष, ज्योतिष होगा। एक होगा आपका व्याकरण, व्याकरण यानी चीज़ों को आप कैसे लिखें सेंटेंस लिखने के लिए। एक होता आपका निरुक्त, यानी कि लय हो गया आपका। और आपका छंद, जो साथ ही आपका व्याकरण निरुक्त छंद हो जाएगा। सॉरी, कौन सा हमने लिख दिया? शिक्षा, शिक्षा, कल्प, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। अच्छा, निरुक्त को हमने रिपीट कर दिया, सॉरी। व्याकरण, निरुक्त, छंद तो लिखा हुआ है, ये तो है ना, ये तो लिखा हुआ है। मुझे बताओ पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? पुरुषार्थ कितने हैं आपका? हमारे वेदों के अनुसार पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों इनके जानते हो? इन चारों का क्या अर्थ है? हमने अभी आपका एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो, इंस्टाग्राम पे हमने वीडियो बना के समझाया था आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या होता है। तो उसको देखना जरूर, जिसने नहीं देखा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गया आपका। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर हिंदू जो साथी आपका जीवन चक्र कितने बताए गए हैं? जीवन चक्र कितने बताए गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार? तो जीवन चक्र भी 4 बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कब से कब तक अपनाना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य, इस पर वीडियो बनाएंगे हम किसी दिन। ये क्या होता है? 0 से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक की आयु। गृहस्थ, गृहस्थ क्या होता है? गृहस्थ होता है 25 से 50 तक। क्या? 25 से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ क्या होता है आपका? वो 50 से 75, 50 से 75 की आयु। और 75 से 100 क्या होती है? उसको संन्यास कहा जाता है। संन्यास, संन्यास कब से होती है? 75 से 100 होती है। क्या होती है? 75 से 100 होती है, याद रख लेंगे। जैसे इसमें विकल्प सी था स्मृति, तो सबसे प्राचीन स्मृति दुनिया में कौन सी मानी गई है? सबसे प्राचीन स्मृति बताओ जी, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है आपका मनु स्मृति। क्या है? मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये 4 आश्रम बताए गए, इनको 4 आश्रम भी कहा जाता है। ये 4 आश्रम किस उपनिषद में बताए गए हैं बताओगे? 4 आश्रम ये ज्वालोपनिषद में बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं? ज्वाला उपनिषद बोल दीजिए या ज्वालोपनिषद बोल दीजिए, ज्वालोपनिषद बोल दिए। अच्छा, हमने आपको बताया उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषद है 108। 108। मुझे बताओ सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा और सबसे पुराना। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा जो साथी उपनिषद, उप माने आ, निषद माने निकट, किसी के निकट बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? निकट बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। कई बार अर्थ पूछा गया है। तो ये है मांडूक्यो। क्या बोलोगे? मांडूक्योपनिषद। क्या? मांडूक्यो। और सबसे बड़ा उपनिषद पूछ लें तो सबसे बड़ा तो वृहद होगा। वृहद माने ही बड़ा होता है। वृहदारण्यक होता है। क्या होता है? वृहदारण्यक होता है। सबसे प्राचीन पूछ ले आपसे, सबसे पुराना जो साथी आपका उपनिषद है वो कौन सा है? तो बोलना छांदोग्य है। कौन सा? छांदोग्य है। और जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है?
सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है, ये बात याद रख लेना। मुंडकोपनिषद, गलत तरीके से हो सकता है कोई कुछ समय के लिए प्रभावी हो जाए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए प्रभावी हो जाए, गलत तरीके से व्यक्ति इतने दिन के लिए ही प्रभावी हो सकता है, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में सत्य की ही विजय होगी। सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते का जो श्रेय लिया जाता है कि किसने इस सत्यमेव जयते को लिया था, बताइए किसने, किस भारतीय नेता का, किस भारतीय राजनीतिक का नाम जाता है। तो याद रखें, उनको हिंट जोड़िए, वो वही हैं जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में। तो कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे भैया वो है आपका मदन मोहन मालवीय। कौन है, मदन मोहन मालवीय है, मदन मोहन मालवीय है। आप हमें बताइए यम नचिकेता संवाद जो है वो किस उपनिषद में है। यम नचिकेता, जहां पर वो उनसे जीवन और मृत्यु के सवाल उन्होंने पूछे, ये घटना किस उपनिषद में है, तो वो है आपका साथी, उसके लिए का कठोपनिषद होगा। क्या होगा, कठोपनिषद। बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं, कठोपनिषद होगा। आगे, संकटग्रस्त पशु, जो जातियां आपका संकट में चल रही हैं, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं उनको, तो उनके लिए क्या होता है, रेड डेटा बुक होता है, रेड डेटा बुक। कौन करता है इसको, आईयूसीएन द्वारा स्थापित हुआ है। क्या बोलोगे, आईयूसीएन द्वारा स्थापित हुआ है। आईयूसीएन, आईयूसीएन इसका फुल फॉर्म बता सकते हो, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत बार पूछ ले आता है इसका फुल फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने जो रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की थी, तो पहली बार कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो पहली बार इसकी रिपोर्ट आई थी 1964 में। क्या बोलोगे, पहली बार जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी वो 1964 में आई थी, 1964 में। जो वो जानते हो, आपको वर्ल्ड बैंक का जो नाम है आपका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो वो आईबीआरडी जो है वो इसको जारी करने में मदद करता है, ठीक है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है। जितने भी साथी आपका सर्टिफाइड सीड हैं, तो उनका जो बैग होगा वो हमेशा होता है नीला बैग। कैसा, नीला बैग होगा, नीला बैग। और वैसे क्या इस पे क्या लगता है, अलग से एक मार्क लगता है, इको मार्क। इस पे नहीं, इको मार्क होता है आपका कि ये चीज़ पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जिस पर इको मार्क लगा हुआ है वो क्या है, सेफ फॉर नेचर है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। वो क्या है आपका, सेफ फॉर, आपका किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ है। और इको मार्ट कब शुरू हुआ था, 1991 में शुरू हुआ था। कितनी कैटेगरीज पर दिया जाता है इको मार्क आपका, तो याद रखना 17 उत्पादों पर दिया जाता है। किस पर, 17 उत्पाद पर ये दिया जाता है, ठीक है, 17 उत्पाद पर ये दिया जाता है। जैसे कि आप मिट्टी का बर्तन देख लीजिए, मिट्टी का बर्तन क्या आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट आगे आगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008। तो कौन सा हो जाएगा आपका, 2009 एकदम से ठीक है, 2011, 2014, 2008 सामने ही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 बन जाएगा, 1 2 3 4 बन जाएगा। कितने साथियों के पास में किताब पहुंच चुकी है, बताइए एक बार। ऐसे कितने अपने साथी हैं जिनके पास जीएस सुधा पहुंच चुकी हैं, बताइए जी एक बार। उम्मीद करेंगे सबके पास धीरे धीरे पहुंच रही होगी किताब, बाकी 25 तक पहुंच जाएगी, है ना। 9 वालों के पास में 25 तक पहुंच जाएगी, लेकिन खुद से टारगेट रखना। देखो आप अब तक कुछ पढ़ते आए होगे, आप कुछ ना कुछ पढ़ते होगे, जानते होगे, इंडेक्स उसमें दी गई है कि आपको क्या पढ़ना है। कम से कम एटलीस्ट, जो मैंने आपसे कहा है ना कि आप अपने टॉपिक्स रिवाइज करोगे, कोई रिसर्च करनी है आपको करके ऐड कर लोगे, ठीक है, कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है अलग से नोट्स पे। बाकी उसमें आपका बहुत बेहतरीन चीज़ें शामिल है, बहुत बेहतरीन। तो मैं आपसे एटलीस्ट, या तो आप खुद से टारगेट करेंगे उसमें 1 2 3 4 कि भैया मैं 4 पेज डेली रिवाइज कर लूँगा, 4 पेज डेली, ऐसा कुछ टारगेट बना लें अपने लिए, है ना। 4 पेज डेली उसका जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें फिर आपको स्टोर होंगी। और नहीं तो आप बना सकते हैं उसमें छोटे छोटे सेलेक्ट करके अपने तरीके से लिस्ट बना के कि 5-6 टॉपिक मैं रिवाइज कर लूँगा। थम्सअप करो जी भैया, हम ये ज़रूर करेंगे। क्योंकि किताब लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको लेके आप बैठ जाएं, उसको तैयार करना, मन से तैयार करना, मन से। ओके, बताओ जी। हाइपरमेट्रोपिया से जितने भी लोग पीड़ित होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कौन सा रोग होता है, बोलो भी फटाफट से। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होगा बताओ, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, जिस नाम का दोष है वही चीज साफ दिखेगी, दूर की वस्तु इसमें क्या दिख जाएगी, साफ दिख जाएगी।
दूर की वस्तु क्या दिख जाएगी इसमें, साफ दिख जाएगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ दिख जाएगी। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स का यूज होगा, किसका, कॉन्वेक्स का यूज होगा, ठीक है। और अगर हम पूछे अवतल किसके लिए प्रयोग होगा फिर, तो अवतल होगा आपका निकट दृष्टि दोष के लिए, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष बोले तो आपका इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष को, इसको बोलेंगे मायोपिया, क्या बोलते हैं इसको, इसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। निकट की वस्तु साफ दिखेगी और आपका दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। या बोलो समतल अवतल, प्लानो कॉन्वेव, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं द्विफोक्सी, बाईफोकल भी कहा जाता है। बाईफोकल लेंस कब इस्तेमाल करेंगे, तो द्विफोक्सी का इस्तेमाल होता है आपका जरा दृष्टि दोष में, यानी प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया यानी कि जब बुढ़ापा आपको आ जाएगा। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दोनों लेंस लगा देते हैं, देखे ना चश्मे में, जैसे चश्मे होता है आपका, ऊपर भी दादाजी का नीचे लगा के इस्तेमाल कर लेंगे, ऊपर लगा के इस्तेमाल कर लेंगे। एक बेलनाकार होता है। सिलेंड्रिकल का यूज कब होता है, सिलेंड्रिकल का यूज होता है आपका, सिलेंड्रिकल का यूज होता है आपका किस में, ये होता है आपका जब चीज़ें आपको अबिंदुकता हो जाए, क्या हो जाए, अबिंदुकता हो जाए, अबिंदुकता, ठीक है, जिसको दृष्टि वैमनस्य बोलते हैं। चीज़ें टेढ़ी दिखने लग जाती हैं, टेढ़ी, वो ऐसे आती हुई दिखेंगी तुम्हें, ऐसे ऐसे रही हैं तुमको, आती हुई ऐसे दिख रही हैं, तो फिर उनको बेलनाकार लेंस लगा के ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोमिया हो जाएगा। आगे आओ। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, अमोनिया, तो ये हैबर प्रोसेस से बनता है, हैबर प्रोसेस से बनता है, ठीक है। हैबर प्रोसेस से, हैबर प्रोसेस से क्या बनता है आपका, यूरिया NH2CO NH2, और उसी प्रोसेस से आपका अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का। वार्ड्स के कारण होता है, वार्ड्स, वार्ड्स किसका रोग है बताओ फटाफट से, तो वार्ड्स विषाणु की वजह से, आपका शैवाल की वजह से होता है, शैवाल की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से या कवक की वजह से, भैया वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से, वायरस की वजह से। वायरस की ट्रिक क्या होती है, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके, हमें हिट हिट करके पोइचे छोड़ गई, यही तो चर्चित है सब जगह, क्या बोलोगे, पोइचे, पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई, करके को हटा देना है इसमें से। रे से बताओ कौन सा रोग होता है विषाणु जनित, ये विषाणु के हैं सब, किससे हैं, वायरस से जो आपका डिसीजेस होती हैं। तो रे से बनता है आपका रेबीज, रेबीज। खा से बनता है आपका खसरा, क्या बन जाता है, खसरा बन जाता है से बन जाता है हर्पिज, क्या बनता है, हर्पिज जो स्किन डिसीज है। में से बन जाता है आपका जो मस्तिष्क का रोग होता है मैनिंजाइटिस, क्या होता है, मैनिंजाइटिस होता है, मैनिंजाइटिस होता है, ठीक है। इससे बनता है आपका हेपेटाइटिस, क्या बनता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस याद रख लीजिए, हेपेटाइटिस बनेगा। टे से क्या बन जाएगा, टी से बन जाएगा ट्रैकोमा, बताओ ट्रैकोमा किस अंग में होता है, ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करने वाला रोग है। पे से क्या बन जाएगा, पोलियो बन जाएगा, पोलियो। ए से बन जाएगा आपका एड्स, क्या बन जाएगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चे से क्या होता है आपका, चेचक होता है, क्या होता है, चेचक होता है, चेचक होता है। अच्छा छो से बताओ, छो से कौन सा रोग बन जाएगा आपका, छो से छोटी माता बन जाएगी, मीजल्स जो होता है आपका, छोटी माता बन जाएगी। डे से डेंगू रोग हो जाता है, क्या होता है, डेंगू। और गे से क्या बन जाता है आपका, गलसोद बन जाता है, क्या बन जाता है, गलसोद बन जाता है। और ई से बन जाता है इन्फ्लुएंजा, क्या, इन्फ्लुएंजा बन जाता है, इन्फ्लुएंजा बन जाता है। हमें आप बताएं विषाणु की खोज किसने की थी और किस वर्ष में की थी, विषाणु की खोज बताओ जी, विषाणु की खोज अगर हम आपसे पूछें, विषाणु की खोज किसने की थी और किस वर्ष की थी, विषाणु की खोज की यानी कि आपका डिस्कवरी ऑफ वायरस बाय इवानोवस्की, कौन है, इवानोवस्की। और मुझे आप बताएं इवानोवस्की ने इस खोज को किस वर्ष में किया था, तंबाकू के पौधे में से उसने खोजा था, एक टैबेको प्लांट में से, क्या, टैबेको प्लांट में से, उसका आप वर्ष बताओ किस वर्ष में खोजा था, जो ठीक बता पाए। 1892 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, 1863 वाले एकदम से गलत है। बिट्टू मिश्रा जी का आंसर लेंगे भैया, बिट्टू मिश्रा जी को टॉपर घोषित कर देते हैं, 1892 एकदम से सही है, क्या, विषाणु की खोज, विषाणु की खोज। आगे आएंगे। रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है, रिंग वर्म जीवाणु से होती है आपका, ये आपका मीनापति से होती है, कवक से होती है, जी भैया कवक से होती है, किससे होती है, कवक से। कवक क्या होता है आपका, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद, दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसका मतलब क्या है बताओ,
गंजे से क्या हो गया आपका बाल्डनेस यानी कि गंजापन हो गया, गंजापन हो गया। दमा से बोले आपका क्या बन जाएगा, दमा से क्या बन जाएगा आपका दमा का रोग हो गया। दा से दाद बन गया, खा से खाज बन गया, क्या बन गया खाज बन गया। और फ्रूट से आपका एथलीट फुट बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथलीट फुट बन जाएगा, एथलीट फुट बन जाएगा, एथलीट फुट। ठीक है, तो रिंग वॉर्म ये किसको पूछ रहा था, रिंग वॉर्म ये दाद ही है, रिंग वॉर्म क्या है ये दाद ही है, रिंग वॉर्म ये क्या है ये दाद है। अच्छा, यहाँ पर आपसे प्रोटोजोआ से भी पूछ लेता है। प्रोटोजोआ का क्या होता है, पैसे प्रोटोजोआ, और यहीं पर होता है क्या बोलते हैं उसको, पापा काम पे सोते हैं, क्या बोलोगे पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम पर सोते हैं, तो सोते हैं से मतलब क्या हो जाता है सोने वाला रोग यानी कि निद्रा रोग, क्या निद्रा रोग जो आपका स्लीप डिसीज होता है। ठीक है, पापा से क्या बन जाता है पायरिया रोग जो दांतों में लग जाता है, पायरिया पायरिया। ठीक है, ये आपका पे से क्या बन जाता है पेचिस, तुम जानते ही हो पेचिस को तो सब लोग। ठीक है, और आपका काम काम पे सोते हैं, यहाँ पे का से हो जाता है काला जार, जो काला जार रोग होता है, क्या काला जार रोग होता है, काला जार क्या होता है काला जार रोग होता है, काला जार होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के, और बाकी किस में रख दोगे, बाकी भैया जीवाणु में रख देंगे। 34वां राष्ट्रीय 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। जो सरस्वती सम्मान है, मुझे बताओ सरस्वती सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि दी जाती है। तो क्या बोलेंगे ये किसको मिला है, भदेंद्र दास को। हाँ जी भैया एकदम से ठीक है, भद्रेश दास को ये मिला है। और इनकी एक किताब थी आपका स्वामी नारायण, हाँ इनकी बुक का नाम था, क्या नाम था, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इनके इन कार्यों के लिए, सिद्धांत कार्य, इस कार्य के लिए इनको स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इस कार्य के लिए इनको दिया गया है आपका क्या सरस्वती सम्मान। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो सरस्वती सम्मान है ये कब शुरू हुआ था, सरस्वती सम्मान ये कब शुरू हुआ था आपका। तो सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ, 1991 में शुरू हुआ आपका। और किसने शुरू किया था, के बिड़ला फाउंडेशन ने, किसने, के बिड़ला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था, के बिड़ला फाउंडेशन ने। इसमें जो साथी आपका अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड मनी है इसमें 15 लाख, बढ़ गई हो तो आप देख लोगे। और पहली बार ये किसको मिला था बताओ, सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ, तो पहली बार किसको मिला था, पहली बार ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन किसके पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन के, हरिवंश राय बच्चन को मिला, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने लिखी अपनी एक 4 खंडों की आत्मकथा, क्या लिखी थी 4 खंडों की आत्मकथा लिखी। और 4 खंडों की उस आत्मकथा का क्या नाम था, कितने खंड थे, 4। 4 खंड कौन कौन से थे उसमें, बहुत चर्चित हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या, बसेरे से दूर, क्या बोलेंगे, दूसरा इसी में बसेरे से दूर। तीसरा था इसमें आपका, तीसरा था इसमें नीड का निर्माण फिर, नीड का घोंसले का, नीड का निर्माण फिर। और चौथा आप बताओ, चौथा था 10 द्वार से 2 सोपान तक, क्या बोलोगे 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये चौथा था इसमें 10 द्वार से सोपान तक। तो ये किसकी 4 खंडों की आत्मकथा थी आपका, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों की आत्मकथा थी। नेक्स्ट, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में हैं, बताओ कितनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, विधानसभा समझते हो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कहाँ पर है, 403 सीट्स हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा आपका, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट भी यहीं पर है, कितनी है 100 सीट है। सबसे ज़्यादा साथी अपर हाउस की सीट भी यहीं पर है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीट है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट भी यहीं पर है, कितनी सीट है 80 सीट है, कितनी सीट है 80 सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ है, ये आप सब लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। याद रख लेना साथी, हम
सबको बता देना चाहते हैं 1 जुलाई से हम इसी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके। एक बार कमेंट सेक्शन में कम से कम चीयर अप करके लिख दो स्टैटिक जीके। आज आप जानते हो स्टैटिक जीके हर एग्जाम में, चाहे आप दिल्ली पुलिस देंगे, दिल्ली पुलिस में तो ये होता है 50 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ जाता है, ठीक है। या आज आप साथी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे तो 40 से 50% तक जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके से होते हैं। तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। खुद को इतने अपना सेट कर लो, 1 जुलाई तक एक शेड्यूल फिक्स कर लो, एक टाइम टेबल में सेट कर लो कि भैया 1 जुलाई से हम करेंगे, इसी चैनल पर करेंगे और 1 बजे से करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक होगा। तो इस तरह से हम आपका उसको अगर ऑल ओवर हम आपको बताएं तो टोटल 25 से 30 क्लास हम आपकी लेंगे, टोटल 25 से 30 क्लास। लेकिन क्लास के लिए आप रिजर्व करके आना टाइम 1 से 2:30 बजे का, कम से कम 1 से 2:30 बजे का, ठीक है। यानी 1.5 घंटे का, 1.5 पौने 2 घंटे का टाइम रिजर्व करके आना और उसको हम उस तरह से पाएंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो उम्मीद करेंगे ये आप रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। मेहनत हम करते रहेंगे दोस्त। ये अतिरिक्त मेहनत जो यूट्यूब पर होती है इसको एप्लीकेशन में भी हम कराते हैं। एप्लीकेशन में भी आप में से बहुत सारे साथी हमारे ऊपर भरोसा दर्ज करते हैं। लेकिन YouTube पर जो ये मेहनत होती है इसको बोलते हैं अतिरिक्त मेहनत। और उम्मीद करूंगा आप इस अतिरिक्त मेहनत को, जो हम पूरा दिन पढ़ाते हैं आपको, पूरा दिन जो मेहनत करते हैं आप सब लोगों के साथ में, एक दिन आप लोग सफल होंगे, यही सपना है। और उसी सपने के साथ में उसी ऊर्जा को लेकर के हम चले थे अब से कई वर्ष पहले, और आज भी वही ऊर्जा हमारे अंदर है कि हम उसको पाके रहेंगे। और मैं भी ये आपसे कहता हूँ, जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले तब तक आपकी ऊर्जा भी वही रहनी चाहिए। और किसी एक स्टेप को आप अपनी मंजिल मत मान लेना, किसी एक छोटी कामयाबी को आप अपनी मंजिल ना मान लेना दोस्त। आपकी मंजिल फिर उससे आगे और बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या बोलेंगे, आपका चलते चलते पहुंचते पहुंचते अगले आयाम तय करने होंगे, अगले लक्ष्य तय करने होंगे। और जब चलते हैं तो यात्रा बहुत आसान लगती है। मान के चलो कोई एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाए तो फिर एक समय पर ऐसा आता है कि एक एक कदम पर फिर सामने बाधाएं आती हैं। तो आपके जीवन में भी आती होंगी। अक्सर मैं छात्रों से मिलता हूं तो तमाम तरह की समस्याएं हैं छात्र जीवन में। कहीं पर आर्थिक समस्याएं हैं, कहीं पर परिवार से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, परिवार के लोग पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर लड़कियों के साथ में शादी के जैसे दबाव जैसी चीज़ें हैं, कहीं पर लड़के कई वर्ष से तैयारी करते हुए अपने आप को मायूसी का शिकार पाते हैं कि ना जाने कब होगा। लेकिन दोस्त, थक के बैठ जाने से और हार के बैठ जाने से तो कुछ भी शायद हासिल नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि 1% भी संभावनाएं हैं तो हमको मेहनत करनी चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से होकर मेरा रास्ता नहीं निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही होकर आपका रास्ता निकलेगा। हो सकता है आप कोई और स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसका चुनाव आप करें, लेकिन जहाँ भी जिस भी रास्ते पर आप जाएं अपनी पूरी ऊर्जा से काम करना। थैंक यू, नमस्ते। अब हमारी क्लास होगी कब, लिख दीजिए, कब होगी? ट्यूसडे होगी 28th क्लास, और फिर वेडनेसडे होगी, और फिर होगी आपका थर्सडे। और उसके बाद हम आपके पाले में गेंद छोड़ देंगे कि आप रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है भाई साहब, टेक केयर, नमस्ते।